नमस्कार साथियों। और भाई क्या हाल है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग लुसेंट जीके के ज्योग्राफी का चैप्टर करने वाले हैं। और ये आपको मालूम ही होगा कि लुसेंट का जो जीके है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में लुसेंट का जो जीके है इसको पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है आपको मालूम ही होगा। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो जियोग्राफी से रिलेटेड होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी पिंड आते हैं, ग्रह हो गया, बोना ग्रह, या फिर अन्य लघु सौरमंडलीय जो पिंड है जैसे कि धूमकेतु, उपग्रह, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ आईएयू, ठीक है, आईएयू एक प्रकार से इंटरनेशनल यूनियन है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इसके द्वारा ग्रहों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसके अनुसार 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह उपस्थित थे। ठीक है, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। पर ऐसा क्यों हुआ? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया और इसे बोने ग्रह की श्रेणी में क्यों डाला गया? ठीक है, तो साल हम लोग जानते हैं कि जो प्लूटो का खोज हुआ था इस साल 1990 में, 1930 में हुआ था। एक वैज्ञानिक थे क्लाइड टोम्बो, इनके द्वारा प्लूटो की खोज हुआ था। ठीक है, और इनको उस समय लगता था कि जो प्लूटो ग्रह है ये हमारे पृथ्वी के समान होगा। लेकिन बाद में जो रिसर्च हुआ, खोजों के फलस्वरूप ये पता चला कि जो प्लूटो है ये पृथ्वी से काफ़ी छोटा है, तथा ये ग्रहों का जो परिभाषा है उस परिभाषा के हिसाब से फिट नहीं हो रहा है, जिसके कारण 2006 के बाद इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आईएयू है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके द्वारा सौरमंडल में मौजूद सारे पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। वो 3 श्रेणी कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो परंपरागत ग्रह, जिसमें कि मैंने बात किया पहले 9 ग्रह थे। अभी जो ग्रहों की संख्या है वो ग्रहों की संख्या 8 कर दी गई है। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये 8 ग्रह है। ठीक है, इसको याद रखने का आसान तरीका है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, आप ये आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सूर्य। ठीक है, सूर्य के बाद जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वो आता है बुध। ठीक है, बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। उसके बाद सबसे जो गर्म ग्रह है, सबसे वार्म प्लानेट, वो आता है शुक्र। ठीक है, बुध के बाद आता है शुक्र, उसके बाद जो तीसरा प्लानेट है वो हमारा पृथ्वी है। ठीक है, अर्थ हो गया। उसके बाद पृथ्वी के बाद आता है मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह के बाद आता है बृहस्पति। और ये याद रखिएगा, बृहस्पति जो ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और गैस प्लानेट है। ठीक है, उसके बाद आता है शनि ग्रह। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। उसके बाद अरुण आता है, फिर वरुण आता है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो श्रेणी बनाया गया था वो बनाया गया था बोने ग्रह का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, बोने ग्रह में प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 यूबी 313, ये सब ग्रह को बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, उसके बाद लघु सौरमंडलीय पिंड कौन कौन से आते हैं? इसमें धूमकेतु, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड इस लघु सौरमंडलीय पिंड के श्रेणी में आती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि प्लूटो को एक ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो ये जो ग्रह की श्रेणी से हटाया गया प्लूटो को, ये किन मानदंडों के अनुसार हटाया गया? उसके लिए कुछ शर्त बनाए गए कि एक ग्रह की परिभाषा किस प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए 3 शर्त बनाया गया कि जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती हो। ठीक है, ग्रह हम लोग किसको कहेंगे? जो कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती हो। और दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल रूप धारण कर सके। और ये दोनों ही मापदंड जो थे ये प्लूटो पूरा करता था, लेकिन इसका जो
थर्ड मापदंड था कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़-भाड़ ना हो। ये जो तीसरा शर्त था, इसे पूरा करने में प्लूटो असमर्थ था, क्योंकि तीसरे शर्त के अनुसार ऐसा कहा गया था कि जो ग्रह है उसके आसपास जितने भी पिंड हो, या तो वे ग्रह के एक निश्चित ऑर्बिट में मूव करे, या फिर वो ग्रह में आके टकरा के वो ग्रह में भी मिल जाए। ठीक है, इसी मापदंड को जो प्लूटो ग्रह था वो पूरा करने में असमर्थ था, जिसके कारण उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बौने ग्रह का श्रेणी बनाया गया, जिसमें से डाला गया प्लूटो को, चेरोन, सेरस, ये सब जो छोटे छोटे ग्रह थे इनको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दो श्रेणी आते हैं, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, उसके बाद आते हैं बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह को टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। इन सभी ग्रहों को पार्थिव ग्रह या फिर इनर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, सूर्य है, सूर्य के समीप से जो चार ग्रह है इन सबको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले बुध। ठीक है, जो कि सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह है। बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद मंगल। इन चारों ग्रहों को हम लोग इनर प्लैनेट की श्रेणी में रख देते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह। मंगल के बाद जो ग्रह है उसको हम लोग बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें से आता है बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इन चार ग्रहों को हम लोग बाह्य ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। और 8 ग्रहों में केवल 5 ही ग्रह ऐसे हैं जो नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। आप पृथ्वी से भी नंगी आंखों से देख सकते हैं, बशर्ते ये है कि वायुमंडल साफ होना चाहिए और यहाँ पे प्रदूषण ना हो, तभी आपको इन 5 ग्रहों को आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह हो गया, शुक्र, शनि और बृहस्पति एवं मंगल। ठीक है, इन ग्रहों को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं जब वायुमंडल पूरा साफ हो और टाइमिंग आपका अच्छा हो, तब ही आपको ये पांचों ग्रह दिख सकते हैं। ठीक है, आकार के अनुसार अगर ग्रहों को आप घटते क्रम में व्यवस्थित करना चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि ग्रह, उसके बाद अरुण, वरुण, फिर आता है पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध सबसे बड़े ग्रहों, जिसमें कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है बुध। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, और घनत्व के आधार पर अगर आप इसे व्यवस्थित करना चाहे तो सबसे ज़्यादा बढ़ते गर्म क्रम में अगर घनत्व देखेंगे तो सबसे कम घनत्व शनि का होता है, उसके बाद यूरेनियस, उसके बाद बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। शुक्र का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस तरह आप घनत्व के आधार पर ग्रहों को व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ है कि शुक्र एवं अरुण, जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि शुक्र और अरुण एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि सारे ग्रह की जो परिक्रमा की दिशा होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है, जिसके कारण हमें पृथ्वी में जो सूर्य उगता है वो पूरब से उगता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि शुक्र एवं अरुण, जिसे हम लोग यूरेनस भी कहते हैं, इसका जो घूर्णन करने की परिक्रमा की दिशा है वो सारे ग्रहों से अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जितने भी ग्रह हम लोगों ने देखा उन सबको एक एक करके डिटेल में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उनको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बुध ग्रह के बारे में, जो कि सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट ग्रह है। ठीक है, ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। अगर सुबह आसमान क्लियर रहा तो आप सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले बुध को देख सकते हैं, एक तारा के टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, और यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। और ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं सौरमंडल के जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है।
ठीक है। इसका जो विशिष्ट गुण है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसी प्रकार से बुध ग्रह में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण ये जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो कि पृथ्वी को करने में 1 साल का अर्थात कि 365 दिन का समय लगता है, बुध को सबसे कम समय लगता है और सबसे कम समय में ये सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बाद जो ग्रह है वो है शुक्र। तो जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे पहले है कि ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, ठीक है, और ये सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो उसका आंसर होगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो है सूर्य, ठीक है। उसके बाद है इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसे जब सूर्य अस्त होता है उस समय और जब भोर होना रहता है उस समय आप इसे नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। इसीलिए इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है और पृथ्वी से इसे देखने पर एक स्टार की भांति ये प्रतीत होता है, ठीक है। और यह ग्रह अन्य ग्रहों की, जैसे कि मैंने बताया कि जो शुक्र ग्रह है और अरुण ग्रह है, ये दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज ये चक्र लगाते हैं सूर्य का। और इसे पृथ्वी के भागिनी ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो घनत्व है, आकार एवं व्यास ये पृथ्वी से बहुत सिमिलर है, पृथ्वी के बहुत करीब है, ठीक है, और पृथ्वी के समान ही प्रतीत होता है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद ग्रह आते हैं बृहस्पति। ये बृहस्पति ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपने धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, जो कि 10 घंटा में ही पूरा हो जाता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्षों का समय लगता है। इसके उपग्रहों की संख्या 28 है। अभी तो इसके उपग्रह और भी बहुत सारे हो गए हैं, खोजे गए, और भी जैसे जैसे खोज आगे बढ़ रहे हैं इसके उपग्रहों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसमें गयानीमिड सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पीले रंग का उपग्रह है। उसके बाद आते हैं मंगल पे, जो कि पृथ्वी के समीपवर्ती ग्रह है। पृथ्वी के समीपवर्ती 2 ग्रह आते हैं, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, और ये लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये लाल ग्रह प्रतीत होता है। यहाँ पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव पाए जाते हैं, ठीक है। कक्षातली ये 25 डिग्री पर झुका हुआ है। जिस प्रकार से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह जो है ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर ये झुका हुआ है, ठीक है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता रहता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही है, बहुत पृथ्वी का सिमिलर होता है। इसे अपनी धुरी पर 24 घंटे लगते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन का समय लगते हैं। पृथ्वी को कितना समय लगता है सूर्य का परिक्रमा करने के लिए? 365 दिन, जिसे हम लोग 1 साल के रूप में जानते हैं। वहीं लगभग लगभग इससे डबल में मंगल ग्रह को लगता है 687 दिन सूर्य का परिक्रमा करने के लिए, ठीक है। यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट है कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये मंगल ग्रह पर उपस्थित है, जिसको हम लोग ओलिपस मेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर मिलते हैं, जिसे हम लोग निक्स ओलंपिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और ये आकाश में पीले तारे तारे की भांति दिखाई पड़ता है। और इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसके चारों ओर वलय का होना। एक आप जब शनि ग्रह को देखते हैं तो शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय आपको दिखाई देता है, ठीक है, और ये इसकी विशेषता है जो कि सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह में नहीं मिलते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 30 है, और इसके भी उपग्रहों की संख्या जितने आज तक खोज हुए हैं 30 से बढ़कर 57 हो गया है, ठीक है। और धीरे धीरे जितने भी खोज हो रहे हैं फिर मिलते जा रहे हैं इनके उपग्रह, ठीक है।
तो इनका जो उपग्रह है कोई इसका निश्चित संख्या नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह वह टिटोन है, जिसका आकार जो बुध ग्रह है उससे बराबर है। ठीक है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। ठीक है। फोबे नाम का एक शनि का उपग्रह है जो अपनी कक्षा में घूमने की जो विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में ये शनि का चक्कर काट रहा है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है, जो शनि ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है, ये दोनों ही ग्रह गैस प्लैनेट है, अर्थात कि इसमें अभी तक कोई भी ठोस जमीन की खोज नहीं हुई है, ठोस जमीन को नहीं देखा गया है। ठीक है। और इसे माना गया है कि दोनों ग्रह जो है गैस प्लैनेट है। ठीक है। जो कि विभिन्न प्रकार के गैसों से और धूल कणों से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद जो ग्रह है हम लोग आते हैं अरुण, जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो खोज है ये 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। और इसके चारों चारों ओर 9 वलय हैं जो कि नंगी आंखों से तो नहीं दिखा जा सकता है, और बड़े स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इन्हें देखा गया था। इनका जो 5 वलय है इसका क्या नाम दिया गया था? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिकॉन, ये नाम दिया गया था इनके जो 5 वलय है। ठीक है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप अरुण ग्रह पे हैं तो आपका जो सूर्य उगेगा वो पूर्व से ना उगकर ये पश्चिम दिशा से उगेगी। ठीक है। तो यहाँ जो सूर्योदय है ये पश्चिम की ओर होती है और पूरब की ओर ये अस्त हो जाती है। यह अपने धुरी पर सूर्य से इतना झुका हुआ है कि एक तरह से देखने से पता चलता है कि ये लेटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। जिस प्रकार पृथ्वी अंडाकार है और पृथ्वी 23 डिग्री अपने अक्ष पर लेटा हुआ है, उसके विपरीत ये जो अरुण ग्रह है ये पृथ्वी सूर्य की ओर इतना ज़्यादा लेटा हुआ है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरा लेटा ही हुआ है। ठीक है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और इसकी जो उपग्रह है ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। ठीक है। इसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके 21 ज्ञात उपग्रह है जिसमें एरियल एवं मिरांडा प्रमुख उपग्रह है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो होता है वरुण, जो कि सौरमंडल का सबसे अंतिम प्लैनेट है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले के द्वारा किया गया था। नए खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है। इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का एक बादल बना हुआ रहता है। इसे 8 उपग्रह है जिसमें टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। इसके बाद जो प्लैनेट है वो है अर्थ, जो कि सारे मानव, सारे जीव जंतु, पेड़ पशु, सारे जितने भी चीज़ आज हम लोग देख रहे हैं, सारे चीज़ों का निवास स्थान है, ये होता है पृथ्वी। तो चलिए पृथ्वी के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी जो है ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका विषुवत जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय जो व्यास है ये 12,714 किलोमीटर इसका व्यास है। और जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात कि पृथ्वी इस प्रकार से दिखता है। ये सूर्य की ओर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है। ये अपने पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। पृथ्वी की इस दूरी को घूर्णन या दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक है, ये पृथ्वी का अक्ष हो गया। इस प्रकार जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसका जो स्पीड होता है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। और इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का वक्त लगता है, जिसको राउंड फिगर में हम लोग 24 घंटे कर देते हैं और इसे एक दिन का समय माना गया है, या फिर इसे आप दैनिक गति भी कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि पृथ्वी
को सूरज की जो परिक्रमा करता है ये सूर्य होगा। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी को परिक्रमा करने में टाइम लगता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का वक्त लगता है। ठीक है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की इस परिक्रमा करने में लगे जो समय लगता है इसे सौर वर्ष के रूप में जानते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर के अनुसार 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसके कारण इसे 4 वर्षों में एक ही वर्ष में जोड़ दिया जाता है और इस वर्ष को जोड़कर हम लोग लीप ईयर बना देते हैं। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन का होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। तो जिस प्रकार आप देखिए कि मंगल ग्रह में भी हम लोगों ने पढ़े कि ऋतु परिवर्तन होता है, वहाँ पे भी ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। पृथ्वी जिस प्रकार अपने अक्ष पर झुका हुआ है उसी प्रकार मंगल ग्रह भी अक्ष पर झुका हुआ है, जिसके कारण वहाँ भी ऋतु परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं कि पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं उसका क्या कारण है। ठीक है। तो जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं उसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे ऋतु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तथा जो सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी वार्षिक गति के कारण जो परिवर्तन होता है उसके कारण भी ऋतु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होते रहता है। ठीक है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है सूर्य के शुक्र के समान ही होता है और जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण यहाँ जो ये आपको अंतरिक्ष से नीला ग्रह प्रतीत होगा। ठीक है। इसका अक्ष जो है इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद है अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है जो कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा माना गया है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जो IAU है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ, ठीक है, इन्होंने 2006 को जो है प्लूटो ग्रह का जो ग्रह का दर्जा था उसको खत्म कर दिया और उसे बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया, क्योंकि इसका जो कक्षा था वो वृत्ताकार था नहीं था। ठीक है। और ये वरुण ग्रह की कक्षा से होकर के गुजरता था। ठीक है। जिसके कारण इसे ग्रह की जो डेफिनेशन है उसको पूरा नहीं करने सका और इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं चंद्रमा पर। ठीक है। जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसके बारे में जानते हैं। चंद्रमा जो है इसकी सतह और इसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है इसे सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। चंद्रमा का जो अध्ययन करता है, इसके सतह का जो अध्ययन करता है, उस विज्ञान को हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और जो चंद्रमा में धूल के मैदान होते हैं, चंद्रमा में जो धूल के मैदान उपस्थित है उसको शांति सागर कहा जाता है। और चंद्रमा का जो पिछला भाग है वो हमेशा अंधकारमय रहता है। चंद्रमा का जो उच्चतम पर्वत है वो लिम्निटस पर्वत है जो कि 35,000 फुट ऊंचा है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा को जीवाश्मी ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और चंद्रमा का जो पृथ्वी को परिक्रमा में लगता है समय वो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही दिन में वो अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई देता है और पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही हम देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। ठीक है। और फिर देखते हैं कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर होते हैं। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 1/8 के बराबर होता है।
पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी वृत्ताकार होता है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की जो परिक्रमा की अवधि होता है वो 29.53 दिन का होता है, अर्थात कि 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। ये सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा का जो परिक्रमा की अवधि होता है। इस समय को चंद्रमास या फिर साइनोडिस मास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो नक्षत्र समय है उसके दृष्टिकोण में चंद्रमा 27.5 दिन में पुनः अपनी स्थिति में लौट आती है। मतलब जिस स्थिति में वो घूर्णन करना शुरू करती है उसी स्थिति में 27.5 दिन में आ जाता है। 27.5 दिन की यह अवधि नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित और सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। ठीक है, जो पृथ्वी में समुद्र में आप ज्वार भाटा का जो प्रक्रिया देखते हैं, ज्वार भाटा जो देखते हैं, तो इसके जो उठने के अपेक्षित जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सूर्य और चंद्रमा के दोनों की शक्तियों का जो अनुपात होता है वो 11:5 का अनुपात में होता है। जहाँ 11 अनुपात जो होता है सूरज का होता है, वहीं 5 अनुपात में चंद्रमा के गुरुत्व के बल के कारण पृथ्वी के जितने भी समुद्र है उसमें ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई गई है। ठीक है, उसके बाद ग्रहों के बाद एक श्रेणी हम लोगों ने पढ़ा था जो कि है बोने ग्रहों की श्रेणी में, जिसमें प्लूटो को रखा गया है। तो चलिए जानते हैं प्लूटो के बारे में। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि जो प्लूटो का खोज है वो 1930 ईस्वी में क्लाउड टॉम्बे के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगस्त 2006 की आईएयू के प्राग सम्मेलन में ये ग्रह कहलाने का मापदंड खो दिया था। ठीक है, जिसके कारण इसे बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, इसका जो आकार है ये चंद्रमा से भी छोटा है और इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं है। और वरुण की कक्षा में ये जब ये सूरज की परिक्रमा करता है तो ये अपनी कक्षा से हटकर वरुण की कक्षा में ये चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जिसके कारण इसके पास अपने कोई भी एक कक्षा ना होने के कारण इसे ग्रह की श्रेणी में हटा दिया गया। आईओ ने इसका नाम 13, 43 और 40 रखा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो बोना ग्रह है सेरस, इसका जो खोज है इसका खोज खगोल शास्त्री पियाजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सेरेस की जो खोज हुआ था ये पियाजी के द्वारा किया गया था और आईएयू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, जहां इसकी संख्या इसकी जो संख्या है इसे 1 से जाना जाता है। इसका व्यास जो है बुध के व्यास का लगभग 1/5 भाग है। ठीक है, और अन्य बोने ग्रह कौन कौन से? चेरोन जैसे कि एक बोना ग्रह हो गया, फिर 2003 यूबी 313 जिसे एरिस भी कहा जाता है, ये भी एक बोना ग्रह हो गया है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लघु सौरमंडलीय पिंड। तो लघु सौरमंडलीय पिंड ऐसे पिंडों को कहा जाता है जो कि हमारे सौरमंडल में उपस्थित है तथा छोटे छोटे पिंड होते हैं और ये सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे पिंडों को हम लोग लघु सौरमंडलीय पिंड कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है क्षुद्र ग्रह, जिसे हम लोग एस्टेरॉयड भी कहते हैं। ठीक है, ये एस्टेरॉयड जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करती रहती है लगातार। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप ये टुकड़े ग्रहों के वायुमंडल से उनके ऑर्बिट से निकल जाते हैं और ये एक अलग ही अपने ऑर्बिट में उपस्थित हो जाते हैं और ग्रहों के साथ साथ सूरज का चक्कर काटने लगते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी से जब टकराता है तो उसमें बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं। महाराष्ट्र में जो लोनार झील बना हुआ है वो ऐसा ही एक गर्त है जो कि क्षुद्र ग्रह के टकराने से बना हुआ है।
फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह है फोरवेस्टा, ये मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और जानते हैं कॉमेट अर्थात कि धूमकेतु के बारे में। ये सौरमंडल के छोर पर अगर हम लोग देखेंगे, नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, इसके लिए बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए गए हैं, स्पेस टेलीस्कोप लगाए गए हैं, जिसके द्वारा इन्हें देखा गया कि सौरमंडल के जो छोर पर है छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जो धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा कहा जाता है। यह गैस एवं धूल का संग्रह होता है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो धूमकेतु केवल तभी दिखाई देता है जब वो सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें उनके गैस को चमकीला बना देता है। ठीक है, और ऐसे तो नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। कभी कभी धूमकेतु हमारे वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसे टूटता हुआ तारे के रूप में हम लोग देख सकते हैं, और उसे हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की ओर होती है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 साल है। यह अंतिम बार 1986 में देखा गया। अगली बार 1986 प्लस 76 अर्थात कि 2062 में दिखाई देने का अनुमान लगाया गया है। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता है, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने के समय निश्चित होता है। ठीक है, आगे जो है उल्का या जिसे हम लोग मीटेओर भी कहते हैं, इसको देखते हैं। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कुछ क्षुद्र ग्रह और कुछ कुछ धूमकेतु हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि एक चमकीली धारी के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसे हम लोग उल्का अथवा मीटेओर भी कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे चीज हम लोगों ने जाना, जो कि ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, इन सब का हम लोगों ने स्टडी किया। और आपको पता ही होगा कि जितने भी हम लोग आज के चैप्टर में स्टडी किए वे आपके आने वाले एग्जाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पृथ्वी के और उसके सौर्यक संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश, देशांतर, ठीक है, विषुव रेखा किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, समय का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा, कटिबंध, ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, और सामने का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।